वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी पीएससी का जो 2023 का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एमपी पीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को 60 दिनों में क्रैक करने की रामबाण रणनीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएंगे इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम इतना कठिन भी नहीं है कि आप हाइपर लोकर होकर इसे माइंड पर ले लें। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है और स्ट्रेटजी से हम जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग विधिवत रूप से तैयारी करते हैं तो हमारा स्कोर अच्छा हो जाता है और हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है। हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि किस तरह से पिछले वर्षों में यहाँ पर कट ऑफ रहा था और इस बार हमें कितना स्कोर को टारगेट करके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 227 के आसपास पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है 2023 वाली वैकेंसी का। यह आपके लिए थोड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन आ गया है चुनावी वर्ष के कारण, अन्यथा यह नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में दिखाई देता। दोस्तों, यहाँ पर पदों की संख्या 200 से बढ़कर यहाँ पर आपके पास 350 के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी वैकेंसी और भी बढ़ सकती है क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आ चुका है। तो विभागों से और भी मांग पत्र आयोग द्वारा मंगाए गए हैं जिसमें पदों की संख्या यहाँ पर थोड़ी और बढ़ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें एग्ज़ाम हाईलाइटेड एमपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2023 की, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका 6 सितंबर को आया था, जिसमें अप्लाई करने की ऑनलाइन डेट यहाँ पर 22 सितंबर है। दोस्तों, यहाँ पर अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो यहाँ पर 17 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम होना है संडे के दिन। इसमें लगभग आपको 60 से 80 दिनों का समय मिलेगा। ये रेंज मैंने इसलिए ली है क्योंकि आपकी तैयारी कब से स्टार्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको प्रीलिम्स में समय मिलने वाला है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को 45 दिन में भी क्रैक करना संभव है यदि आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या पहले से आप 1-2 वर्ष से तैयारी करते हुए आ रहे हैं मुख्य परीक्षा वगैरह की। दोस्तों, यहाँ पर हम 60 दिन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी पर डिस्कस करने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है दोस्तों, वह हम देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी टारगेट हमें बनाने से पहले हम यह देखना आवश्यक है कि पिछले वर्ष में यह एग्ज़ाम कहाँ तक पहुँची थी, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों, 2018 के कट ऑफ मार्क्स की बात की जाए दोस्तों तो 69 यहाँ पर रहा था कट ऑफ। जनरल कैंडिडेट का जो हमारे मेल कैंडिडेट रहते हैं जनरल कैटेगरी के, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2019 में यह कट ऑफ 77 तक पहुँचा, जबकि पदों की संख्या यहाँ पर 500 प्लस थी। वहीं 2020 में यह कट ऑफ अगेन 70 पर गया, जबकि पदों की संख्या यहाँ पर 250 के लगभग थी, यानी पद आधे होने के बाद भी कट ऑफ कम हो गया था। 2021 में कट ऑफ दोस्तों 77 तक फिर पहुंचा, और अभी बात की जाए हाल ही में जारी हुए 2022 वाले रिजल्ट की, तो यह कट ऑफ यहाँ पर 80 के आसपास पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर यह चीज़ें निर्धारित करती हैं पदों की संख्या पर, और दूसरा यहाँ पर पेपर के लेवल पर, कि यानी किस तरह से पेपर के लेवल आपको देखने को मिल रहा है। 2022 वाले पेपर की बात की जाए तो बहुत सिंपल पेपर आया था दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई थी। तो यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि दोस्तों लगभग 75 से 80 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिलती है हर साल औसतन। तो हमें अपना टारगेट यहाँ पर 80 के आसपास डिसाइड करके रखना है सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट को, कि हाँ हमें इतना स्कोर यहाँ पर करना ही करना है। तब हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो रहा है और हम प्रारंभिक परीक्षा के अगले दिन से ही मेंस की तैयारी के लिए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्ट्रेटजी को कि किस तरह से हमें चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अगर ट्रेंड की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के, कि किस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे पिछली बार की एग्ज़ाम में, यह एनालिसिस हमने पिछले 5 वर्ष की एग्ज़ाम से निकाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो हरी इमारतें दिख रही हैं आपको, यह स्कोर को डिनोट करती हैं। अगर दोस्तों एमपी विषय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है हमारी एग्ज़ाम्स में। यहाँ पर लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष, यानी यही विषय वो है जो आपकी सिलेक्शन की नब्ज है। इस नब्ज को आप पकड़ लीजिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर
कुल 9 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग औसतन। वहीं ज्योग्राफी में प्रतिवर्ष आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और पॉलिटी में भी 10 सिंपल से प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। इकोनॉमी का ट्रेंड काफ़ी कम रहता है दोस्तों, 3 प्रश्न के आसपास यहाँ पर अधिकतम पूछे गए हैं, जबकि यहाँ पर कम से कम 0 भी पूछे गए हैं, यानी कि इकोनॉमी से ऐसा भी समय आया है कि कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। साइंस की बात की जाए दोस्तों तो 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष। वहीं इन्वायरमेंट में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर में 3 से 5 प्रश्न के बीच में पूछा जा सकता है। वो बात अलग है दोस्तों, कभी 10 प्रश्न तक चला जाता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में जाता है। औसतन यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के 2 प्रश्न यहाँ पर और अलग से हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न आप मान सकते हैं करंट अफेयर को स्पोर्ट्स को मिलाकर, जिसमें स्पोर्ट्स करंट और स्पोर्ट्स स्टैटिक यहाँ पर शामिल है। वहीं आईटीसी की बात करें दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की यूनिट है हमारी कंप्यूटर वाली, उसमें भी यहाँ पर आपको 10 के आसपास प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और आयोग से भी 10 प्रश्न लगभग यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम का ट्रेंड हमने देखा कि किस तरह से ट्रेंड यहाँ पर रहता है। आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को उठाकर इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ काम की बातों पर ध्यान दिया जाए कि कुछ ऐसी बातें जिनको आप तैयारी में रखना है हमेशा बना के और इन बातों को फॉलो करना है, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। 100% आप सफलता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं ऐसा आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तैयारी की शुरुआत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम देश की कठिनतम एग्ज़ाम में से एक मानी जाती है और ऐसी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको एक अच्छी सोच और मजबूत इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। दोस्तों एग्ज़ाम की प्रकृति और एग्ज़ाम्स के पैटर्नों को आपको भली भांति समझना है, उसके बाद ही तैयारी शुरू करना है। ऐसा नहीं कि 15 दिन पढ़ने के बाद आपको पता चले कि अच्छा ये सिलेबस में चीज़ें इतनी ज़्यादा है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले आपको पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होना है कि किस किस तरह से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही आपको तैयारी प्रारंभ करना है। जो पूर्वाग्रह से ग्रसित एवं पूर्व असफल पीएससी पीड़ित जो बाबा लोग हैं, यहाँ पर जो मठाधीश हैं, उनसे आपको अनावश्यक ज्ञान लेने से परहेज करना है। जो पहले से मेंटली ये बिठा के बैठे कि पीएससी में तो सिलेक्शन होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना, या जो पीएससी में जो असफल हैं, जो कई वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 8-8 साल हो गए हैं लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोग आपको उल्टा सीधा ज्ञान देके आपको बगलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप कृपया दोस्तों दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि इन्होंने भी वही गलतियाँ की हैं जिससे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है इन्होंने सही तरीके से तैयारी नहीं की या कुछ भी गलत सलत चीज़ें यहाँ पर पढ़ते रहे, जिस तरीके से यहाँ पर 70+ स्कोर भी है, चेस नहीं कर पाए और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों इनसे दूर रहें आप और प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर विधिवत तरीके से तैयारी करें। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अनावश्यक यूट्यूब की क्लासों से बचने का प्रयास करें दोस्तों। कोई यूट्यूबर आपको कलेक्टर नहीं बना सकता। प्लीज़ आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ मेंटली सोचिए दोस्तों, क्या कोई यूट्यूब चैनल आपको कलेक्टर बना सकता है? क्या आप सिविल सर्विस जैसी इतनी बड़ी एग्ज़ाम को यूट्यूब के माध्यम से क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दोस्तों आप अपनी सोच को बदल लीजिए। हाँ, आप थोड़ा सा सहारा ज़रूर ले सकते हैं, कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप पूरी तरीके से इन चीज़ों पर डिपेंड होकर तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको किताबों से अध्ययन करना ही पड़ेगा। दोस्तों फालतू की टेलीग्राम पीडीएफ और दिन भर चलने वाली टेलीग्राम क्विज से दूर रहें। ये कोई भी काम की चीज़ नहीं है दोस्तों, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। इस तरह से कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। और ये जो दिन भर टेलीग्राम पर पीडीएफ आती रहती हैं, जिनको आप बार बार डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पढ़ते रहते हैं, ये चीज़ें कोई काम की नहीं है दोस्तों। इनको आप बंद कर दीजिए, ये आपको निश्चित रूप से नुकसान ही पहुँचाएगी, कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। दोस्तों आप मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रिपेयर रहें मेंटली, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही अंतिम रूप से आपको सफलता दिलवाएगी। बिना मुख्य परीक्षा के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक दरवाज़ा है जो ओपन होने के बाद आप मुख्य परीक्षा की ओर चले जाएंगे, बाकी के कैंडिडेट बाहर ही रह जाएंगे। यह रणनीति से आप मात्र 60 दिन में प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो सिर्फ 60 दिनों में आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आपको बस पूरे तालीमता से पूरे व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है।
बार बार प्रीलिम्स एग्जाम में फेल हो रहे हैं आवेदक इस रणनीति को अवश्य देखिए। दोस्तों अगर आप बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रुक जाते हैं या फेल हो रहे हैं तो आप एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आप डेफिनेटली इस बार अच्छा स्कोर करेंगे। और साथियों, इस वीडियो में दी गई रणनीति के अनुसार तैयारी करने के लिए आपको किसी कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कोचिंग क्लासेस का और शिक्षकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उनके मार्गदर्शन के बिना हमारे लिए बाधा ये और भी बढ़ जाती है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 60 दिन बचे हैं और इन 60 दिन में आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेंगे या कोई भी शिक्षक आपको पढ़ा देगा और आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस की रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है और इतने कम दिनों में यह संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता इस चीज़ों के लिए अभी इस समय पर आपको नहीं है। अगर आप इस रेंज में जाना चाहते हैं तो आपको 6 महीने प्रॉपर देना पड़ेंगे और उस तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि 60 दिन में कैसे तैयारी करें ताकि आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर चुनावी माहौल में अंतिम मौका है और पूरी लगन से मेहनत अवश्य करें। यह आपके लिए अच्छा मौका है क्योंकि सरकार और वैकेंसी भी बढ़ा सकती है यहाँ पर चुनाव के मद्देनज़र। दोस्तों पदों की संख्या में वृद्धि होने की पूरी संभावना है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर रणनीति बनाना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर विधिवत तरीके से तैयारी करें, साथ ही समय प्रबंधन का पूरा ध्यान रखें। आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। व्यर्थ में आपका समय 1 मिनट भी खराब नहीं करना है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। परीक्षा में पिछले जो 5 वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं उनका अध्ययन करें और परीक्षा की प्रकृति को समझें। दोस्तों आप एक बात को नोट कर लें कि जो पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उन्हीं के पैटर्न पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाना है। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर पूछा गया था कि केग जो हमारा होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह किस तरह के फॉर्म्स का यहाँ पर ऑडिट करता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें और केग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। दोस्तों 2019 के एग्ज़ाम्स में यहाँ पर केग से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया कि केग के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। उसमें 148, 149 इस तरह से आर्टिकल दे रखे थे। दोस्तों मैंने यहाँ पर खुद ने 148 यहाँ पर मार्क किया था, जबकि यह जवाब गलत था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्होंने यह प्रश्न नहीं पूछा है कि केग के यहाँ पर उल्लेख कहाँ पर है। केग का उल्लेख दोस्तों 148 में है, जबकि केग के कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पर 149 में है। तो इस तरह से जरा सी गलती भी आपके प्रश्न को आते हुए भी गलत करवा सकती है, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि केग का यहाँ पर उल्लेख 148 में है और कर्तव्य उसके 149 में है। बस प्रश्न पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई और आप यहाँ पर पूरी तरह से प्रश्न यहाँ पर हाथ से चला गया। हालांकि 2019 वाली एग्ज़ाम में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था और मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया था, लेकिन आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इस तरह की गलतियाँ करने से आप परहेज़ करें। जितना सिलेबस में दिया है उसके अनुसार विधिवत तरीके से तैयारी करें। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको सिलेबस के अलावा किसी भी चीज़ को तैयार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हो सकता है इक्का दुक्का प्रश्न आपको देख सकते हैं और उन प्रश्नों को दिखाकर कई लोग आपको क्लेम करेंगे कि ये भी पढ़ लो भी पढ़ लो। दोस्तों 100 में से 100 कट ऑफ यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं जाता है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का। तो और आपको यहाँ पर प्रीलिम्स का कोई भी स्कोर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। आपको टारगेट अपना 80 प्लस रखना है, उस टारगेट के लिए काम करना है। इन 20 प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, जो आपको परेशान करते रहते हैं। इनको छोड़कर आप तैयारी करिए तो उस 80 तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा अगर इन 20 प्रश्नों को टारगेट करेंगे आप तो उस 80 का चैलेंज भी आपके लिए पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश सब्जेक्ट को मुख्यतः से तैयार करें, यही विषय आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस जो दिखाया है चार्ट के थ्रू, उसमें मैंने पहले भी बताया है कि जो यहाँ पर मध्य प्रदेश का वेटेज है वो 30 से 35 प्रश्न का है। दोस्तों यही वो सब्जेक्ट है जो कि आपके सिलेक्शन को पूरी तरह से निर्धारित करेगा और अगर आप इसमें भी मात खाते हैं तो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हट जाएंगे। ये मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बाकी के विषय में इतना अच्छा स्कोर करना संभव थोड़ा कम है। क्योंकि दोस्तों अगर 30 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं और 30 प्रश्न आप दूसरे मिला लेंगे तो 60 स्कोर हो जाएगा और आप सिलेक्शन की रेंज में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एसटी कैटेगरी फीमेल के
रेंज वाइज। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझिए और इसके हिसाब से तैयारी करिए। दोस्तों, भूगोल, पॉलिटी, आयोग और रोबोटिक्स वाली यूनिट को विशेष ध्यान में रखकर तैयारी करिए। ये सभी टॉपिक यहाँ पर भूगोल, पॉलिटी, आयोग और रोबोटिक्स सबसे यहाँ पर दोस्तों 10-10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हर यूनिट से लगभग 10-10 प्रश्न आपसे आते ही आते हैं। 10, 20, 30, 40 यानी कि 40 प्रश्न आपके ये और 35 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश के। कुल 75 प्रश्न तो आपके ऐसे ही हो रहे हैं दोस्तों। तो आप इन सब चीज़ों को सिर्फ 30 दिन में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी यूनिटें हैं दोस्तों, आयोग की और रोबोटिक्स की। और पॉलिटी में भी आपसे सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसे त्यागपत्र देता है, भारत के चीफ जस्टिस की अधिकतम आयु सीमा क्या है रिटायर होने की, भारत के संविधान का सर्वोच्च रक्षक कौन सा है, इस तरह के नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिन्हें आप 5 से 10 दिन में तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 विषय को प्रतिदिन अवश्य पढ़ें और साथ में रिवीजन करते रहें। दोस्तों, आपको रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं। ये मानव स्वभाव है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन हमें बार बार दोहराते रहना है ताकि हम प्रश्नों को सामने विकल्प देखकर सही मार्क कर सकें। हमें सिर्फ एक विषय प्रतिदिन नहीं पढ़ना है, विषय की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, हमें 2 से 3 विषय को प्रतिदिन टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ना है। 60 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को 3 बार पूर्ण करना है। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि हम अगर कोई भी चीज़ 3 बार दोहराते हैं तो वह चीज़ हमें याद रह जाती है, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि हमें अपने सिलेबस को लगभग 3 बार पूर्ण करने का प्रयास करना है। चाहे आप कंटिन्यू 3 बार दोहरा लें या एक बार पूर्ण करके 3 बार दोहराएं, लेकिन 3 बार आपका सिलेबस आपकी नज़रों के सामने से पूरा निकलना चाहिए। स्वयं पर भरोसा रखें व कम से कम 10 घंटे प्रतिदिन आपको पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि यह जो सिलेबस है वो थोड़ा वाइड रेंज में है और इस तरह के सिलेबस को आप 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ ही आपको रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है और पूरी तरह से आपको तैयार रहना है। किताबों का चयन आपको पूरी सावधानी के साथ करना है दोस्तों, व्यर्थ का कचरा इकट्ठा करने से आप बचें। अब दोस्तों, मैं आपको अगर स्ट्रेटजी वाली बात करूं तो यहाँ पर हमने पूरी 10 यूनिट जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की है उसकी स्ट्रेटजी की यहाँ पर बनाई है, एक वीडियो बनाई है दोस्तों। दो पार्ट में वीडियो बनाई है। उन दोनों वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रति यूनिट वाइज यहाँ पर वीडियो बनाएं, हर यूनिट का अलग सेपरेट वीडियो बनाएं, तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर तैयारी के लिए मार्गदर्शन मिल जाएगा और कौन सी बुक यहाँ पर किस यूनिट के लिए आवश्यक है और हमें कैसे समय देना है और कितना तैयार करना है, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रॉपर तैयारी करें विधिवत रूप से, आपको अच्छा स्कोर डेफिनेटली मिल जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातें जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको परीक्षा से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 बार अवश्य रिवाइज करना है। वही बात मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि पूरा सिलेबस आपको 3 बार रिवाइज करना है। अंतिम 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को आपको हल करके जाना ही जाना है दोस्तों। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा। आपको एलिगेशन मेथड का उपयोग करके प्रश्नों के जवाब तक पहुंचने का प्रयास करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना कि घी निकालने के लिए हमें उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। तो दोस्तों, टेढ़ी उंगली करने से मतलब ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब पता हो। आपको प्रश्नों के जवाब नहीं भी पता है तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस प्रश्न में आपको सही जवाब पता नहीं है, लेकिन आपको उसके 2 गलत जवाब पता है। मान लीजिए कि पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है और यहाँ पर ऑप्शन दिया है दिल्ली, मुंबई, भोपाल और कोलकाता। आपको ये 100% कन्फर्म है कि यहाँ पर राजधानी भोपाल भी नहीं है और कोलकाता भी नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दिल्ली और मुंबई। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप तुक्का भी लगा देंगे दोस्तों, तो 50% संभावना है कि आपका प्रश्न सही हो जाए। और इस तरह से अगर आप एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो संभावना पूरी है कि आपको यहाँ पर 3 प्रश्न अगर इस तरह से हल करेंगे तो 2 प्रश्न यहाँ पर सही होंगे ही होंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें। टेक्निकल प्रश्नों के इंग्लिश रूपांतरण को देखने के बाद ही प्रश्न हल करें। कुछ प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हिंदी में हमें समझ में नहीं आते, थोड़ा कठिन लगता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप यहाँ पर
इंग्लिश में देखें और उसके बाद यहाँ पर हल करें। इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। और अनावश्यक रूप से टेस्ट पेपर और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को हल करने से बचें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का दोस्तों कोई महत्व नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। यहाँ पर OMR शीट के बेस पर एग्ज़ाम होता है, और अगर आप OMR शीट को ही प्रॉपर तरीके से फिलअप करना नहीं सीखेंगे, गोले सही से नहीं भर पाएंगे, इस प्रश्न का जवाब उसमें डार्क कर रहे हैं, इसका उसमें कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका स्कोर वैसे भी खराब हो जाएगा। तो इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के चक्कर में मोहमाया में बिल्कुल भी ना पड़े, यह कोई काम की नहीं है आपके लिए। दोस्तों सीमित मात्रा में टेस्ट लगाएं, किंतु OMR शीट को भरने का अच्छे से अभ्यास करें। मैं आपको अगेन कह रहा हूं दोस्तों, आप टेस्ट चाहे हफ्ते में 1 लगाएं, 3 मत लगाओ, 4 मत लगाओ, लेकिन प्रॉपर 2 घंटे का समय लेकर आप अभ्यास करें। और OMR शीट अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल, आप कहीं गांव से तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप नेट पर सर्च कर लीजिए, ब्लैंक OMR शीट बहुत सारी मिल जाएगी, जिसका प्रिंट निकलवा लीजिए आप, और उन OMR शीट के गोले भरकर आप अभ्यास करने की कोशिश करें। वहाँ पर आपकी गलतियाँ कम से कम हो, ऐसा आप प्रयास करें। एग्ज़ाम के माहौल के अनुरूप 2 घंटे में टेस्ट पेपर हल करने का प्रयास करें, और पेपर को 2 से 3 राउंड में हल करें। सीधा पेपर पहली बार में हल ना करें दोस्तों। पहली बार जो भी आपके जितने प्रश्न बन रहे हैं, जो आप में श्योर हैं 100%, उन प्रश्नों को आप हल कर लें। उसके बाद जो थोड़े डाउटफुल वाले प्रश्न हैं, दूसरे राउंड में उन प्रश्नों को हल कर लें, और तीसरे राउंड में आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाले जो प्रश्न बचते हैं, वो आपके पास 10 से 15 प्रश्न बच जाएंगे। उन प्रश्नों में आप एलिगेशन मेथड या फिर जो भी तरीका है आपका, कुछ प्रश्नों के आप जो अंदर प्रश्न दे रखे हैं उनके बेस पर सॉल्यूशन करके इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करें, जिससे आपका यहाँ पर गलती होने की संभावना से बचा जा सके। दोस्तों 2019 की बात है, यहाँ पर एक प्रश्न कुछ दिया था आगे वाले प्रश्नों में 1 से 15 के बीच में, जिसका जवाब यहाँ पर लगभग जो 90 से 100 के आसपास प्रश्नों की संख्या है, उसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन में उसका जवाब मिल गया था, जबकि ये प्रश्न हमें नहीं आता था। यानी कि अगर मैं पहले ही राउंड में यहाँ पर इस प्रश्न को गलत मार्क कर देता, तुक्का लगा देता, तो मैं जब 90 के आसपास प्रश्नों को देखता और जब इसका जवाब मुझे मिलता, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं OMR में एक बार भर चुका हूँ, मैं इसे चेंजेस नहीं कर सकता। दोस्तों इस तरह से ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें आप, जो आपको पता नहीं है उनको बाद के राउंड के लिए प्रिपेयर रखें। जो 100% श्योर है, आप उन्हीं प्रश्नों को हल करके आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस की। बिलीव योर सेल्फ, गिव द बेस्ट एंड टेक द बेस्ट। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, अपना 100% देने का प्रयास कीजिए, आपको ऊपर वाला भी 100% देगा, ऐसा भरोसा रखिए। दोस्तों मक्कारी करने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मक्कारी नहीं करिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, विधिवत तरीके से पढ़िए, और किसी भी चीज़ की अगर आपको आवश्यकता है, किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपको पूरी तरीके से मदद कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि हम टाइम से आपको चीज़ें उपलब्ध करा सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।